आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का भूगोल पार्ट 1 को। जी हाँ, क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट 1 को देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट 1 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है और इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना है आपको। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न 2 भूमि गठनों का वर्णन चित्र समेत करें। तो देखिए, संचय कार्य के कारण उत्पन्न 2 भूमि गठनों का वर्णन करना है। नदी की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था में नदी धीमी गति से बहती है, अतः संचय कार्य ही इस अवस्था की प्रमुख क्रिया है। संचय कार्य द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति निम्न है। तो देखिए, पहला वाला क्या है, प्राकृतिक तटबंध, जिसको नेचुरल लेवी बोलते हैं। बाढ़ के समय नदी के दोनों किनारों के समीपवर्ती भाग के जल से भर जाता है। वापस बाढ़ खत्म होने पर नदी का पानी ऊपर से तो मुख्य धारा में लौट आता है, पर इसके साथ लाए गए अवसाद या जो भी बारीक मिट्टी बोलते हैं, नदी के दोनों किनारों से कुछ दूर दोनों ओर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार नदी के दोनों किनारे नदियों से ऊंचे उठने लगते हैं और प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अधिक अवसाद मुख्य धारा से दोनों ओर फैलता रहता है। इस प्रकार किनारे पर ऊपर उठे प्राकृतिक भाग को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं या कहलाते हैं। चित्र में देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम को आपको बना लेना है और दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा, देखिए, वृद्धावस्था में सागर से मिलने से पूर्व या सागर के पास नदी का जल अत्यंत मंद हो जाता है। फलतः अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को मुहाने पर जमा कर देती है नदी। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे नदी की मुख्य शाखा जो है वह कई धाराओं में बढ़ जाती है। इनके बीच त्रिभुज के आकार की भूमि बन जाती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। या पक्षियों के पंजे के आकार की हो सकती है, चापाकार हो सकती है, ज्वार नदी मुखी या भग्नाकार या दंताकार भी हो सकते हैं। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का उदाहरण है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम को देखकर याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखकर तैयार कीजिएगा। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, मरु का विस्तार रोकने के 3 उपायों का उल्लेख करें। मरु मतलब रेगिस्तान या मरुस्थली जो जगह होती है वह बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है या फिर अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने का क्या उपाय है, इसको बताना है। तो देखिए, मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं होता है। प्राकृतिक और मानवीय कारणों से इसका विस्तार होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि मरुस्थलीय हो गई है। इसे रोकने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वनों का विस्तार होने पर ध्यान देना चाहिए। सुधार लीजिएगा, यहाँ पर होने पर कीजिएगा, इसको यहाँ पर इस वर्ड को होने पर कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया है। होने पर ध्यान देना आवश्यक है। नई संरक्षण एवं शुष्क कृषि का विकास होना चाहिए। मरुस्थलीय वनस्पति की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा वर्षा के जल का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में, जिसमें दिया गया है कि भारत के पूर्व तथा पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच में अंतर स्पष्ट करो। देखिए, यहाँ पर तैयार किया गया है टेबल, इसी को देख के आपको नोट डाउन करना है। पूर्वीय तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। यह तटीय मैदान अधिक चौड़ा होता है या कम चौड़ा होता है। देखिए, इस भूमि की
इस क्षेत्र की भूमि की ऊंचाई कम होती है और यहाँ पे बहुत अधिक होती है। भूमि उपजाऊ होती है और कृषि का विकास अधिक हुआ है पूर्वी तटीय मैदान में, किंतु यहाँ पे भूमि कम उपजाऊ होने के कारण से कृषि का कम विकास हुआ है। यहाँ पर नदियाँ मंद गति से बहती हैं, यहाँ पे तीव्र गति से बहती हैं। यहाँ पर डेल्टा, पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ होती हैं मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, किंतु यहाँ पर पश्चिमी भाग में, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं बनाती है। काफ़ी सारी नदियाँ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर और अंतिम प्रश्न है, देखिए, अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट लिखा गया है। आप चाहें तो मुख्य रूप से 3 नंबर पॉइंट को भी लिखकर आप ख़त्म कर सकते हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप चारों पॉइंट्स को लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के निम्नलिखित प्रभाव हैं। ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है पौधों पर। जल निकासी से ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या जीवाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, की सक्रियता बढ़ जाती है और पौधों के जड़ों में अनेक प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। ठीक है, 3 नंबर देखिए, भूगर्भस्थ जल का पतन होने लगता है। अतिरिक्त जल निकासी के कारण से क्या होता है, जल का पतन होने लगता है। भूगर्भस्थ मतलब जो जमीन के भीतर में जो जल है उसकी मात्रा होती कम होने लगती है। गर्मी के दिनों में प्रयोजन अनुसार जल नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण से क्या होता है, पानी एकदम कम हो जाता है और वाटर लेवल एकदम कम हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे भी निकालना तो देखते हैं काफ़ी सारे कुएं हो गए हैं या ट्यूबवेल हो गए हैं, सब सूख जाते हैं। और अतिरिक्त भूगर्भ जल निकासी के कारण भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे की ओर खिसक जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किसान, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि किसान जो है, भारतीय किसान, वे पंप की मदद से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। इस कारण क्या होता है, भारत में पंप क्रांति हुआ था और इसी कारण दुनिया भारत को पंप क्रांति का केंद्र कहता है। पंप मतलब ट्यूबवेल समझिएगा। ऐसा ही चलता रहा तो भारत को भयानक जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। 4 नंबर देखिए, जमीन संबंधी विकार। पानी की कमी होने से क्या होता है, उर्वरता कम जाती है मिट्टी की लवणता जो सैलिनिटी होती है वो कम नहीं होती, उसमें वृद्धि हो जाती है। इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप क्या होता है, मिट्टी बंजर होने लगती है और देखेंगे आप पानी की कमी होने लगेगी। तो इसलिए पानी को संचय करना बहुत ज़रूरी है। भूगर्भस्थ जल का लेवल जो है, वाटर लेवल जो है वो बढ़ता रहे, इसके लिए काम करते रहना चाहिए। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।